नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर शहर पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने शहरवासियों से साधा संवाद। फेसबुक लाइव के जरिए सीपी ने दिए जनता के सवालों के जवाब। आगामी 30 अगस्त को रिपब्लिकन आघाड़ी द्वारा निकाला जाएगा मोर्चा। अंबेडकर सभागृह जमींदोज करने का करेंगे विरोध। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का भाजपा और शिवसेना को करारा जवाब। कहा, जो हिंदुओं के हित में कार्य करेगा उसी को दूंगा साथ। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने शुक्रवार को नागपुर शहरवासियों से फेसबुक लाइव के माध्यम से संवाद साधा। इस दौरान अमितेश कुमार ने जनता द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। ज्ञात हो कि जनता और पुलिस विभाग के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अमितेश कुमार को नई नई कोशिशों के लिए जाना जाता है। इसी कड़ी के तहत फेसबुक लाइव पर जाकर जनता द्वारा पूछे गए सवाल पर जवाब देने की पूरी कोशिश पुलिस आयुक्त ने की। आम्ही सुरुवातीला म्हटले, कोणताही पोलिसला जी जबाबदारी देण्यात आलेली आहे ते योग्य रीत्याने पार पाडण्याची दृष्टिकोनातून जोपर्यंत जनतेची एक ऍक्टिव्ह सहकार्य पोलीस विभागाला मिळत नाही तोपर्यंत कोणताही कृत्य आम्ही कायमस्वरूपी सस्टेनेबल बेसिसवर आम्हाला सक्सेस मिळू शकत नाही। नक्कीच आपले मागचे काळात आम्हाला चांगला सहकार्य मिळालेले आहे। पुढचे काळात पण आपण अशाच प्रकारचे सहकार्य आणि प्रेम पोलीस विभागाला देतील यामध्ये आम्हाला काही शंका नाही आहे। True, cyber crime, as is elsewhere globally, it's a type of crime which is increasing, obviously because this is a digital economy, and I must assure one and all that the cyber police station of Nagpur city is very very professional, and we have all the help of technical experts to try and detect these offenses. But what is more important to my mind, apart from detection, is prevention, and that is where we have been trying to. Our cyber cell is trying to interact with people with multiple awareness campaigns to see that people do not fall prey to such cyber criminals. अंबाझरी परिसर में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन को धाराशाही करने के विरोध में रिपब्लिकन आघाड़ी द्वारा भीम सैनिकों का विशाल मोर्चा निकाला जाएगा। 30 अगस्त को आयोजित किए गए मोर्चे की जानकारी रिपब्लिकन आघाड़ी के बालू घरडे द्वारा रवि भवन में आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। निसर्गरम्य ठिकाणी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मरणार्थ महानगरपालिकेने सांस्कृतिक भवनाची निर्मिती केली होती आणि या भवनाच्या माध्यमातून सामाजिक, शासकीय, राजकीय, धार्मिक, शैक्षणिक आंदोलनाला, कार्याला त्या भवनाचं खूप मोठं योगदान लाभलेलं होतं। असं असताना इमारत जुनी होती, भवन जुनं झालं होतं। वारंवार भवनाचं डागडुजी करा, भवनाचं सौंदर्यीकरण करा, भवनाची रंगरंगोटी करा, कारण त्या ठिकाणी मेट्रोने मागील 4-5 वर्षापासून मोठा गोडाऊन तयार केलेला होता। त्या ठिकाणी त्या भवनामध्ये त्यांचं सर्व साहित्य त्या ठिकाणी ते ठेवत होते। त्यामुळं त्या भवनाला थोडंसं त्यांच्या रंगरंगोटीमध्ये, त्यांच्या व्यवस्थापनामध्ये थोडंसं कमी झाली होती। असं असताना माननीय महापौरांनी 14 एप्रिल 2021ला परत नव्याने बांधकाम, नव्याने रंगरंगोटी करून, सौंदर्यीकरण करून त्याचं आपण 14 एप्रिलला उद्घाटन करू असं त्यांनी जाहीरपणे सांगितलं होतं। वर्तमानपत्रात बातम्या आल्या आणि शिष्टमंडळांना त्यांनी आश्वासन दिलं। असं असताना सुद्धा हा भवन पडल्याच्या वर्तमानपत्रातून ज्या बातम्या आल्या त्या आंबेडकरी जनतेच्या भावना दुखावणाऱ्या बातम्या होत्या। एकीकडे आमचं
श्याम हॉटेलचं प्रकरण आहे, एकीकडे एस स्टेडियमचं प्रकरण आहे, संविधान चौकातलं प्रियांबलचं अजूनपर्यंत त्याचा उद्घाटनाला यांना वेळ मिळत नाही. 10 नंबर पुलावर असलेल्या शहीद भीमसैनिक स्मारकाचे अवदेशा झालेली आहे. असं असताना आहे तो स्मारक आहे ते भवन पाडण्यात आलं, नव्याने होत नाही आणि ही भावना जनतेच्या मनामध्ये घर करून गेली. सर्वांनी आपापल्या परीनं निवेदनं दिली, पत्र पाठवले, परंतु याचा काही होत नसताना संपूर्ण रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं नागपूर शहरामध्ये रिपाईचे जे नेते वास्तव्यात आहेत त्यांच्या वतीनं एका भव्य मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या मोर्चाच्या माध्यमातून सरकारचं लक्ष वेधण्याचं की आहे ते आमचं भवन का पाडलं त्या ठिकाणी पुनर्निर्माण करा, दोषींवर कारवाई करा आणि असल्या प्रकारचे यापुढे अन्याय अत्याचार आम्ही खपवून घेणार नाही, आमच्या भावनेशी खेळू नका, हा इशारा देण्यासाठी या मोर्चाचं आयोजन आहे. 30 तारखेला सोमवारी संविधान चौकातून हा मोर्चा सुरुवात होऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत जाईल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पर्सनली आणि मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा त्यांच्या माध्यमातून निवेदन सादर करण्यात येईल. सर, या विषयाला घेऊन तुम्ही पालकमंत्र्यांची भेट घेतली होती, काय नेमका त्यांचा अभिप्राय आला काय? सन्माननीय पालकमंत्री जेव्हा आम्ही त्यांना भेटायला गेलो त्यांनी आम्हाला सांगितलं या भवनामध्ये माझं लग्न झालं, या भवनाच्या विषयाकडे माझं लक्ष आहे. मैं किसी भी राजनीतिक दल का बंद हुआ मजदूर नहीं हूं, मैं हिंदू के कल्याण के लिए कार्य करते रहूंगा। वर्धा जिले में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगाड़िया ने साफ संकेत दिए कि अब तक जितने भी रैलियां किए उसका लाभ भाजपा को मिला, लेकिन अब जो हिंदुओं के हित में काम करेगा उसे मैं साथ दूंगा। जुड़ाव हम सिर्फ संगठन, विचार और हिंदू और तीनों पर आगे जा रहे हैं और अब मैं किसी एक राजनीतिक दल का बंधिया मजदूर नहीं हूँ। मैंने कहा कि इतने वर्षों में मैंने 15-20 हज़ार से ज़्यादा रैलियाँ की हैं जिनका फ़ायदा भाजपा को ही मिला है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। अब मैं किसी दल का बंधिया मजदूर नहीं हूँ, अब मैं हिंदुओं का ही बंधुआ मजदूर हूँ और हिंदुओं का कल्याण करने वाला किसी भी राजनीतिक दल का फायदा होता है तो दल इसके लिए आगे आए। मुंबई में शुक्रवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा सर्वपक्षीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में ओबीसी आरक्षण को कायम रखकर स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव को इस बात पर विचार हुआ जिस पर सभी एकमत भी थे, जिस पर आने वाले दिनों में बैठक लेकर एक ठोस निर्णय लिया जाएगा। ऐसी जानकारी कांग्रेस के नेता और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मीडिया को दी। काय नेमकी चर्चा झालेली आहे, काय प्रस्ताव देण्यात आलेला आहे? पहिले तर ओबीसी आरक्षण कायम ठेवून होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हाव्यात यासाठी सगळ्यांचं एकमत झालेलं आहे आणि त्याच्यातला मार्ग कसा काढता येईल त्याच्यावरची एक पूर्ण चर्चा झालेली आहे। येत्या पुन्हा शुक्रवारी याच्यावरची एक बैठक होणार आणि त्यामध्ये फायनल डिसिजन घेतलं जाणार। एससी आणि एसटीचं जे आरक्षण आहे ते ठेवायचं आणि 50%च्यात ओबीसीना आरक्षण द्यायचं असा प्रस्ताव आहे। बिलकुल तोच प्रस्ताव आलेला आहे, पण अजून त्याच्यामधून काय मार्ग काढता येईल नाही। ओबीसी काय प्रस्ताव नक्की काय आहे सांगू शकता? प्रस्ताव काय हा नेमका? 50%च्या वर आपल्याला जाता येत नाही। आता ज्या जिल्ह्यामध्ये ओबीसीला आरक्षण मिळणारच नाही त्याही जिल्ह्यामध्ये कसं आपल्याला करता येईल त्याच्यावरची अजून एक स्टडी आपण लावलेली आहे आणि येत्या शुक्रवारी पुन्हा त्याच्यावर बसायचं आणि जवळपास महाराष्ट्रातल्या 20 जिल्ह्यामध्ये जे आरक्षण आहे ते कायम राहणारच आहे। राहिले 16 जिल्हे जे आहेत त्या 16 जिल्ह्यामध्ये कमी जास्तपणा होणार आहे, त्याच्यामुळे त्याही जिल्ह्यामध्ये कसं आपल्याला कव्हर करता येईल याच्यावरची एक सांगोपांग चर्चा झालेली आहे। येत्या शुक्रवारी पुन्हा अजून याच्यावरची एक बैठक होईल। सर, इतर पक्षांच्या काय भूमिका होत्या? मान्य केलं आहे प्रस्ताव? विरोधी पक्षाचं काय म्हणणं होतं? सगळ्यांचं मिळूनच आम्ही निर्णय केलेला आहे। अखेरी राजकीय अभिवेश बाजूला सारून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या बद्दलची भूमिका सगळ्यांची एकमताची आहे आणि त्या पद्धतीचा निर्णय येत्या शुक्रवारी होण्याची शक्यता आहे। या निर्णयाचं या प्रस्तावाचं स्वागत केलं आहे सगळ्याच पक्षांनी। दोन्ही चर्चा झालेल्या आहेत
आता येत्या शुक्रवारी त्याच्यामधला पुन्हा मार्ग कसा काढता येईल त्याच्यावरची चर्चा होणार. कोणी या प्रस्तावाला विरोध केलेला आहे का की कोणी प्रस्तावाला विरोध केलेला नाही. ओबीसीच्या आरक्षणामधला कोणाचा विरोध नाही. त्याच्यामध्ये जी काही न्यायालयीन व्यवस्था आहे आणि त्या न्यायालयीन व्यवस्थेबाबतच्या चर्चा झालेल्या आहेत. म्हणून ते येत्या शुक्रवारी त्याच्यावरची जेव्हा मिटिंग होईल त्याच्यावरती त्यांना काँग्रेस कार्यकारिणीची काही घोषणा झाली आहे, काही नाराजी पण आहे, जम्बो कार्यकारिणी घोषित केली. त्याला काही मर्यादा नसतात कार्यकारिणीला आणि कोणाची नाराजी त्याच्यामध्ये नाही. जे काही लोक सुटले असतील त्यांना पुन्हा अजून त्या ठिकाणी समावेश करण्यात येईल. त्या दृष्टिकोनातून दिल्लीत काही जणांनी या संदर्भात सुद्धा सांगितलं की परत कार्यकारिणीत बदल करावा अशी अपेक्षा नाही. काही बदलाचा प्रश्न नाही. काही लोकांची नावं सुटली त्याच्यामध्ये समावेश करायची भूमिका आहे. नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक दुपहिया चोर को 2 चोरी की गाड़ियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पेशेवर चोर है, जिस पर इसके पहले भी चोरी के मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। तहसील पुलिस ने एक पेशेवर चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी के 2 वाहन जब्त किए हैं। फिरियादी नंदनवन निवासी समीर साहू बंगाली पंजा के पास अपनी दुपहिया वाहन से आए थे, जहां पार्किंग से उनकी दुपहिया वाहन चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत फिरियादी ने तहसील पुलिस को कर दी। इस आधार पर जब तहसील पुलिस का एक पथक पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी उन्हें पेशेवर चोर शुभम नानोटे संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया, जिसको हिरासत में लेकर जब उससे सख्ती बरती गई तो उसने 2 गाड़ियों को चुराने की बात कबूली। ऐसी जानकारी तहसील पुलिस ने वीकेबी न्यूज को दी। हे काही कामानिमित्त बंगाली पंजाब पहिली फाटक जवळ आले होते आणि त्या ठिकाणी त्यांनी आपल्या ताब्यातील वाहन होंडा डिओ वाहन MH49 BP 8906 हे ठेवली होती। काम करून जेव्हा ते जागेवर परत आले तेव्हा त्यांना ते वाहन दिसलं नाही। त्यांच्या रिपोर्टवरून पोलीस स्टेशन तहसील येथे अपराध नंबर 708/21 कलम 379 भादवी दाखल करण्यात आला होता। आमचे मार्गदर्शनाखाली SI ठाकूर, हेड कॉन्स्टेबल संजय शाहू दीक्षित आणि पुसराम हे पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना एक जुना अट्टल चोर नंदनवन झोपडपट्टी गली नंबर 2 निवासी शुभम अशोक नानोटे वय 22 वर्ष हा संशयास्पद स्थितीत दिसून आले। त्याला पोलीस स्टेशनला आणले। त्याच्या ताब्यात चोरीस गेलेली होंडा डिओ वाहन MH49 BP 890T मिळाली। यावरून त्याला सदर गुन्ह्यात अटक करण्यात आली। अटकेमध्ये असताना आरोपीला आमच्या पथकाने सखोल विचारपूस केली असता त्याने पोलीस स्टेशन तहसील अपराध नंबर 604/21 कलम 379 भादवीमध्ये चोरीस गेलेली हिरो होंडा स्प्लेंडर वाहन MH49S 3909 हे सुद्धा चोरीस नेल्याची कबूल केले। अशा प्रकारे आतापर्यंत आरोपी शुभम अशोक नानोटे वय 22 वर्ष याच्याकडून 2 वाहन किमती 65,000 रुपये जप्त केलेले आहे। आरोपीच्या विद्यमान कोर्टातून PCR घेऊन आरोपीकडून अधिक वाहने जप्त होतील अशी आशा आहे। जो आरोपी आहे त्याच्यावरती आधीचे काही गुन्हे वगैरे आरोपी शुभम अशोक नानोटे याचा आपराधिक रेकॉर्ड आहे। त्याच्यावर चोरीचे यापूर्वीचे वाहन चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत आणि वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनला त्याच्यावर वाहन चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत। नागपुर शहर में करीब 2 लाख लोगों पर पानी का बिल बकाया है। बकाया बिल वसूली तेज करने का निर्देश महानगर पालिका के स्थायी समिति सभापति प्रकाश बोयर ने अधिकारियों को दिया है। संबंधित बैठक में उन्होंने कहा कि ग्राहकों को बिल जमा करने के लिए बार-बार नोटिस दे। महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सभी जोन में स्लम बस्तियों में बिल वसूली में अड़चन आ रही है। टैक्स वसूली का टारगेट पूरा करने का प्रयास शुरू है। शहर में 3.83 लाख ग्राहक है, जिनमें से 1.94 लाख पर बिल बकाया है। इसकी रकम 189.37 करोड़ रुपए है। अब तक 61 करोड़ की वसूली हुई है। पिछले वर्ष अगस्त में 53 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी और इस वर्ष उससे 8 करोड़ अधिक की वसूली की गई है। सभापति ने टैक्स वसूली को कैसे तेज किया जा सकता है, इसकी उपयोजना करने को कहा। उन्होंने इसके लिए जोनावर समीक्षा बैठक लेकर संबंधित नगर सेवकों से भी समन्वय बनाने को कहा। बिल रिकवरी के लिए नागरिकों से किस प्रकार सहयोग लिया जा सकता है, इस पर विचार करने बिल वसूली पर सख्ती आदि पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह बिजली की जरूरत है उसी तरह पानी भी अत्यावश्यक है। उन्होंने वसूली तेज करने का निर्देश किया है। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर
पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपने कार्यालय से घर लौट रही युवती अचानक गोवारी फ्लाईओवर पर दोपहिया वाहन खड़ा करके नीचे कूद गई। इस घटना से झांसी रानी चौक पर हड़कंप मच गया। पास ही ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जख्मी युवती ओमकार नगर निवासी तन्वी मिलिंद आवले बताई गई। वह मूलतः वर्धा के हिंगनघाट की रहने वाली है और जिला सूचना कार्यालय में बतौर लिपिक काम करती है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम 5:30 बजे के दौरान वह कार्यालयीन कामकाज निपटाकर घर जाने के लिए निकली। शहीद गोवारी फ्लाईओवर पर पहुंचने के बाद उसने अपनी गाड़ी किनारे पर खड़ी कर दी। अचानक सुरक्षा दीवार पर चढ़कर नीचे छलांग लगा दी। वह झांसी रानी चौक के बीचों बीच गिरी। आसपास खड़े लोगों में हड़कंप मच गया। संयोग से उस समय कोई वाहन नहीं आई, अन्यथा वह दुर्घटना का शिकार हो सकती थी। पास ही ट्रैफिक विभाग के API विनोद गिरी और देवानंद कोकाडे ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने तुरंत एक ऑटो रोककर जख्मी तन्वी को उपचार के लिए लता मंगेशकर अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को दी गई। तुरंत सीताबर्डी पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी। बाद में उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बताया जाता है कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है। सिर पर भी अंदरूनी चोट लगी है। बताया जाता है कि 1.5 वर्ष पहले ही तन्वी को जिला सूचना कार्यालय में अनुकंपा तत्व पर नौकरी मिली थी। फ्लाईओवर से कूदने की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है। उपचार जारी होने के कारण पुलिस उसका बयान दर्ज नहीं कर पाई है। आज संध्याकाळी 6 वाजल्याच्या सुमारास कंट्रोल रूमवरून आम्हाला कॉल आला। त्या ठिकाणी आमचे अधिकारी ताबडतोब गेले। चौकशीमध्ये एक साधारण 27 ते 28 वर्षाची जी युवती होती, तिनं ब्रिजच्या वरती आपली स्वतःची 2 व्हीलर आणि स्वतःची बॅग ठेवून तिनं ब्रिजवरनं खाली उडी मारली होती। त्याच्यामध्ये ती पायाला मोठ्या प्रमाणात जखम झालेली आहे। त्याचप्रमाणे काही इंटरनल मार लागलेला आहे। तिला तात्काळ लता मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं आणि त्यानंतर आता परत पुढील उपचारासाठी मेयो हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात येत आहे। ही मुलगी कौन आहे, कुठे कामधंदा करते? आणि बेसिक एन्क्वायरीमध्ये आम्हाला ती जिल्हा माहिती जनसंपर्क कार्यालय जे आहे सिव्हिल लाईन्स या ठिकाणी ती जॉब करते अशी जेवढी माहिती मिळालेली आहे तिच्या नातेवाईकांना कळवलेलं आहे आणि बाकी माहिती पूर्णपणे तिच्यावर ट्रीटमेंट झाल्यानंतरच योग्य ती माहिती मिळू शकेल। शहर में डेल्टा प्लस के संदिग्ध मरीजों की संख्या को देखते हुए अब कोरोना पॉजिटिव हर मरीज को मनपा के क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा या फिर अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। उन्हें होम क्वारंटाइन की अनुमति अब नहीं रहेगी। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने यह आदेश जारी किया है। मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी द्वारा सभी जोनल आयुक्त को इस संदर्भ में सूचना दे दी गई है कि अगर जोन में कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उसे क्वारंटाइन सेंटर या अस्पताल में ही रखा जाए। नागरिकों से डेल्टा प्लस के खतरे से बचने के लिए सतर्क करने की अपील भी उन्होंने की है। पॉजिटिव व्यक्ति विधायक निवास, 5 पावली सुतिका गृह मेडिकल कॉलेज मेयो में भर्ती हो सकते हैं। दरअसल प्रशासन तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर तैयारी में जुट गया है। दूसरी लहर के दौरान होम क्वारंटाइन की छूट मिलने से कोरोना तेजी से फैला था। हालांकि उस वक्त भी डॉक्टरों ने होम क्वारंटाइन की छूट नहीं देने की सलाह दी थी, लेकिन प्रशासन के पास मरीजों को भर्ती करने के इंतजाम नहीं थे। लोग बीमार होने के बाद भी घर पर रहे। इस वजह से कोरोना घर घर में पहुंच गया था। पिछले गलतियों को देखते हुए ही प्रशासन किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। MIDC थाना अंतर्गत ईसासनी के शुभम नगर इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि मृतक युवक अक्सर आरोपियों से शराब पीने के लिए पैसे मांगता था। पैसे नहीं देने पर विवाद भी करता था। बुधवार रात भी वह आरोपियों के साथ शराब पीने बैठा। पूर्व नियोजित ढंग से युवक को शराब पिलाने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मृतक विश्वकर्मा मंदिर के पास वागधरा निवासी सुरेंद्र आनंद पिलघर बताया गया। पकड़े गए आरोपियों में शुभम नगर राजीव नगर निवासी नीलेश उर्फ गजनी शीरानाथ शाह, राकेश उर्फ बबलू रामधार सनोडिया और रणधीर उर्फ अरुण जनक सिंह का समावेश है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुरेंद्र रोजी मजदूरी करता था। आरोपी भी मजदूरी करते हैं। राजीव नगर परिसर में स्थित शराब की भट्टी में सुरेंद्र और आरोपियों की बैठक थी।
आरोपियों ने पुलिस को बताया कि सुरेंद्र अक्सर उनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगता था। पैसे नहीं देने पर विवाद करता था। 2 दिन पहले भी भट्टी में उनकी कहासुनी हुई थी। सुरेंद्र की हरकतों से परेशान होकर तीनों आरोपियों ने उसे मारने का प्लान बनाया। पास की दुकान से सब्जी काटने के उपयोग में आने वाले 3 चाकू खरीदे। बुधवार की शाम तीनों भट्टी में शराब पीने गए। सुरेंद्र भी वहां गया। आरोपियों ने उसे जमकर शराब पिलाई। इसके बाद एक पौवा लेकर भट्टी से निकले। सुरेंद्र को शुभनगर परिसर में बंद पड़ी जिला परिषद स्कूल के परिसर में ले जाया गया। वहां भी आरोपियों ने उसे शराब पिलाई। नशा होते ही आरोपियों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। नीलेश ने चाकू से उसकी गर्दन और सिर पर वार किया। सुरेंद्र पहले ही नशे में धुत था और वह वही ढेर हो गया। खेल मंत्री सुनील केदार एवं पूर्व विधायक आशीष देशमुख के बीच का परंपरागत राजनीतिक संघर्ष एक बार फिर उफान पर है। देशमुख ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर केदार को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर इस विवाद को चर्चा में ला दिया है। अब केदार ने दिल्ली आला कमान की शरण में जाने पर फैसला किया है। अपनी ही पार्टी के मंत्री पर आरोप लगाकर पार्टी और सरकार को अड़चन में लाने का हवाला देते हुए मंत्री सुनील केदार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अथवा राहुल गांधी से मिलने वाले हैं। वे दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। एक कुर्सी को लेकर दोनों नेताओं में विवाद फिर उठ खड़ा हुआ है। काटोल की समीक्षा बैठक में पास रखी कुर्सी में बैठे देशमुख को केदार ने सबके सामने उठाया। कुर्सी को लेकर हुए इस विवाद से देशमुख रूठ गए। उन्होंने दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर घोटालेबाज केदार को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर डाली। कुर्सी का यह किस्सा इन दिनों काफी चर्चा में है। देशमुख द्वारा केदार के खिलाफ पत्र लिखने से केदार समर्थक भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि देशमुख हमेशा अपरिपक्व बर्ताव करते हैं। पश्चिम नागपुर जैसे 3 निर्वाचन क्षेत्र बदल चुके हैं। उनके इस रुख से पार्टी को हमेशा नुकसान पहुंचा है। अब कांग्रेस के मंत्री पर आरोप लगाकर देशमुख पुनः विपक्ष की मदद करते हुए सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। केदार समर्थकों ने इस संदर्भ में आलाकमान एवं प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले को पत्र लिखकर देशमुख को पार्टी से निलंबित करने की मांग की है। इस बीच केदार दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्रों के अनुसार वे सोनिया गांधी अथवा राहुल गांधी से मिलकर देशमुख की शिकायत कर सकते हैं। इस बहाने ही सही नागपुर में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर सामने आ चुकी है, जो कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। शिवसेना विधायक आशीष जायसवाल ने नागपुर कृषि विभाग की आत्मा योजना में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने आत्मा योजना में किसानों को कृषि सामग्री पर 3 गुना अधिक कीमत लगाकर उनके बदले उन्हें घटिया माल की आपूर्ति की। ये आरोप लगाते हुए जायसवाल ने तैश में आकर इस योजना से संबंधित फाइल महिला कृषि अधिकारी के टेबल पर फेंकते हुए जवाब मांगा। विधायक आशीष जायसवाल ने नागपुर में किसानों को दी गई वस्तुओं में बड़ा भ्रष्टाचार होने का गंभीर आरोप लगाया है। खुले बाजार में जिस कृषि पंप की कीमत 1800 रुपए है, वही कृषि विभाग ने 6500 रुपए में किसानों को दिया। बाजार में 6000 में मिलने वाले डीजल पंप की कीमत 19000 रुपए लगाई। कुल मिलाकर अनाप शनाप कीमत लगाकर किसानों को काफी घटिया दर्जे की सामग्री की आपूर्ति की गई। इस संदर्भ में विधायक जायसवाल ने बताया कि सरकार गरीबों के लिए योजना लाती है। हम लोग पिछले कई दिनों से किसानों को कृषि सामग्री और औजारों पर 90% का अनुदान मिले, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें अब तक कई किसानों को लाभ भी मिला है, परंतु इस वर्ष उन्हें जो सामग्री लेनी थी उसका ऑर्डर खनिज प्रतिष्ठान के माध्यम से निकले। उन्होंने बताया कि नियमानुसार किसानों को जो दुकान सुविधाजनक लगे उसमें जाकर सामग्री लेकर उसका बिल कृषि विभाग को दिखाकर 10% किसानों का सहभाग और 90% अनुदान देना अपेक्षित था। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।